हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लूरल डिफ्यूजन की बात की थी। आज हम थोरेकोसेंटेसिस जो प्रोसीजर होती है उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और हमें इसमें प्री, आफ्टर और ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या क्या करना पड़ता है। सारी बातें हम यहाँ पर एक ही लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि थोरेकोसेंटेसिस होता क्या है। थोरेकोसेंटेसिस का मतलब यही है कि हमें इसमें जो हमारा जो थोरेक जो प्लमोनरी जो प्लूरल स्पेस होता है, सॉरी, उसके अंदर से जो फ्लूइड, जो एक्सेसिव फ्लूइड का क्या हो रहा है, वो एक्युमुलेशन हो रहा है, उसको बाहर निकालना, वो भी नीडल के द्वारा। इसमें कोई हम इंसिजन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट नीडल के द्वारा उसको बाहर निकालेंगे। ये एक माइनर सर्जरी इसको हम बोल सकते हैं जैसे ही। और इसमें किसी प्रकार का क्या होगा कि इंसिजन नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम नीडल के द्वारा इसको निकालेंगे। तो उस प्रोसीजर को हमको बोलते हैं थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, इसमें परक्यूटेनियस प्रोसीजर होता है। इसमें परक्यूटेनियस प्रोसीजर की ड्यूरिंग विच नीडल इंसर्ट, तो इसको हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करवाएंगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो प्लूरल स्पेस है उससे जो फ्लूइड था उसको वहाँ से हम रिमूव करेंगे थ्रू द नीडल या कैथेटर के द्वारा। नीडल कैथेटर के द्वारा करेंगे। यहाँ कोई कट नहीं लगाया जाएगा, इंसिजन नहीं होगा, सूचर्स नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। एक मतलब डायरेक्टली इसमें इस प्रोसीजर के दौरान, मतलब बाद में हम 3 या 4 घंटे बाद अपना प्रॉपरली फंक्शंस कर सकते हैं। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि क्यों इसको ओपीडी में हमें भर्ती करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं सीन होता है इसमें। ये एक प्रोसीजर होती है जो ड्यूरिंग जो प्रोसीजर चलती है उसके बाद कुछ घंटे के बाद हमें रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद हमें मतलब अपना फंक्शंस कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि परक्यूटेनियस प्रोसीजर होती है। इसके अंदर हमें मतलब इसका मतलब होता है कि इसके अंदर नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, किसी प्रकार की कोई इंची मतलब कट नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये इसका तो मैंने अभी इंट्रो मतलब मीनिंग बता दिया क्या होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड टेप या फ्लूइड फ्लूइड होता है उसको एस्पिरेशन किया जाता है, मतलब एस्पिरेशन किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ये डायग्राम आपको आसानी से विजिबल होगा, एक बार देखना कि इसको हम क्या करेंगे कि फॉरवर्ड हम लीन पोजीशन में बिठाएंगे, वो भी सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे। और इसमें आगे कार्डियक टेबल लगा के उसको सपोर्ट प्रदान कर देंगे ताकि रेस्पिरेटरी जो हमारा एयरवे है वो ओपन रहे और उसको प्रॉब्लम ना हो सांस लेने में। क्योंकि इसमें इस कंडीशन के जो थोरेकोसेंटेसिस में जो जैसे एम्फाइसीमा की कंडीशन क्रिएट हो रखी है, इसमें पहले से फ्लूइड क्या हो रखा था, स्टोर हो रखा था और हमारा जो लंग्स था वो कोलेप्स हो रखा था। तो डिस्निया की कंडीशन तो पहले से क्रिएट थी। अगर मैं इसको स्ट्रेट, अगर आप बोल दो कि सर इसको मैं लेटरल पोजीशन में, लेटरल भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन प्रीफर हम यही करेंगे क्योंकि एक कंफर्टेबल पोजीशन है। यहाँ ग्रेविटी के दौरान ये जो लिक्विड था वो नीचे की तरफ आ जाएगा ताकि हमारा क्या होगी, डायफ्राम को जो मतलब एक्सपांड होने के लिए स्पेस मिल जाए। तो इसलिए हमें इसको क्या करते हैं कि सीटिंग पोजीशन में बिठाते हैं, एयर वे प्रॉपर फंक्शन करता रहे और ये हमारी प्रोसीजर भी मतलब आसानी से हो जाए। क्योंकि इस दौरान हम क्या करते हैं कि जो प्रोसीजर करते हैं, जिस एरिया के अंदर क्या हो रखा है कि जो ये लिक्विड स्टोर हो रखा है उससे हम 1 से 2 इंच नीचे हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करवाते हैं ताकि वो ग्रेविटी के दौरान सारा का सारा लिक्विड बाहर इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो इसलिए हम इसको सीटिंग पोजीशन देते हैं। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो इसलिए पोजीशन ये देते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप। हम आगे बात करूँगा इसमें। एक मिनट, वापस मैं स्क्रीन को सेट कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे इंडिकेशन होता है इसमें, हम कहाँ कहाँ इसको हम कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ये प्रोसीजर की जाती है थोरेकोसेंटेसिस, ठीक है। तो इसमें डायग्नोस्टिक की बात करता हूँ। इसमें होगा प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया। अगर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो हमारा जो फ्लूइड हो गया वो प्लूरल स्पेस के अंदर इकट्ठा हो रहा है, 15 से 20 ml तो नॉर्मल था, लेकिन ये जब 20 से ज़्यादा स्टोर होने लग जाता है उस दौरान को हम क्या कहते हैं, प्लूरल इन्फ्यूजन कहते हैं। मैंने आपको जो फ्लूइड्स बताए थे, सीरस फ्लूइड 6-7 हमने इसमें टाइप्स पढ़े थे। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। अगर ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ एक बार लास्ट लेक्चर आप ज़रूर देखना। फिर बात करता हूँ कि होमोन्यूमोथोरेक्स। होमोन्यूमोथोरेक्स का मतलब ये होता है, होमो का मतलब तो आप ब्लड समझ रहे होंगे, और न्यूमोथोरेक्स की बात करते हैं। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर एयर फिल हो जाना। हमारे जो लंग्स होते हैं पंचर होने के दौरान फिर वो एयर होती है, पूरे लंग्स के अंदर जो सराउंड एरिया था, स्पेस था, वहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो इस एयर के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड भी स्टोर हो रहा है। तो इसलिए इसको होमोन्यूमोथोरेक्स कहा गया है। तो इस कंडीशन में होगा कि फ्लूइड और गैस दोनों वहाँ स्टोरेज होंगी। तो एक चीज़ ये भी आपको देखनी है कि अगर ब्लड था या कोई भी लिक्विड था तो उस दौरान हमारा जो एक्सरे था ना वो आता है वाइट, ठीक है। और न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में आता है ब्लैक। अगर ये कंडीशन क्रिएट हुई तो वाइट ब्लैक दोनों आएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि हीमोन्यूमोथोरेक्स हो रखा है, मतलब फ्लूइड के साथ गैस भी वहाँ स्टोरेज है। तो उस कंडीशन में भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इम्फाइसीमा के अंदर फर्स्ट फॉर्मेशन बताया था।
तो इसके अंदर मैंने आपको मैंने COPD वाला इसके बाद मतलब सेकंड लास्ट लेक्चर पढ़ाया था COPD। तो COPD के अंदर मैंने बात की थी ब्रोंकाइटिस की, और ये इम्पाइसीमा के अंदर बात की थी। इम्पाइसीमा के अंदर पस का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। और इसके अंदर भी होता है, इसमें लिक्विड का जो प्लूरल स्पेस जो इन्फ्यूज़न होता है, इसमें लिक्विड सारे हो सकते हैं, सीरस भी हो सकता है, बैक्टीरियल और इन्फेक्टेड भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पस फॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें इन कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ये डायग्नोसिस कर रहे थे, हमें ये कंडीशन मिली, तो डायग्नोसिस करने के बाद अगर ये कंडीशन किसी भी पेशेंट में है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, थोरिकोसेंटेसिस। अब बात करता हूँ थेरापीटिक की, बात करता हूँ कि लार्ज प्लूरल इन्फ्यूजन हो रखा है, बहुत मतलब बड़ी अमाउंट के अंदर क्या हो रखा है, प्लूरल इन्फ्यूजन हो रखा है, तो इसमें थेरापीटिक भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पहले थोरिकोसेंटेसिस करेंगे इसके अंदर, उसके बाद हम इसको थेरापीटिक कंडीशंस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ड्रग्स एंटीबायोटिक्स यहाँ हम इसको चलाएंगे, ठीक है। फिर बात करता हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, बात करता हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इसको हम कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम इस प्रोसीजर को हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर हो गया, अगर मान लो किसी पेशेंट के अंदर कोगुलेशन डिसऑर्डर है, इसका मतलब होता है कि ब्लड होता है उसका क्लोट नहीं बनता, अगर किसी में ब्लीडिंग हो रही है तो और उस कंडीशन में हम क्लोटिंग फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं कोगुलेशन फैक्टर, ठीक है। तो कोगुलेशन फैक्टर की मैं यहाँ बात करूँगा, इसमें हम बात करेंगे एक्टिव स्किन इन्फेक्शन। दूसरा होता है एक्टिव, अगर स्किन इन्फेक्शन हो रखा है किसी भी प्रकार का, उस कंडीशन में हम इसको नहीं करेंगे। अगर मान लो कि अब मैं बताता हूँ कि हमारा जो थोरेसिक रीजन था वहाँ किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन था, जहाँ पर हमें फ्लूइड को बाहर निकालना था, जिस साइट के ऊपर, जैसे कि मान लो कि ये हमारा लंग्स था, ठीक है। ये एक साइड का मैंने लंग्स बनाया, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमारा डायफ्राम हो गया नीचे से, और इस साइड पे हमारा क्या हो रखा था, फ्लूइड का क्या हो रखा था, स्टोर होगा, ये मतलब यहाँ पर क्या था, फ्लूइड था। जिस साइड पे फ्लूइड था उसके ऊपर की स्किन मान लो कि फंगल इन्फेक्शन से क्या थी, इफेक्टेड थी। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से क्या नहीं कर निकाल सकते, वो फ्लूइड नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने वहाँ अगर मैं वहाँ नीडल इंसर्ट करूँगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो फ्लूइड के साथ नीडल के साथ वो इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। तो इस कंडीशन में मैं ये प्रोसीजर नहीं करूँगा, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ एटेलेक्टेसिस की, मतलब थर्ड कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होता है कि लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी यहाँ कम हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर मैं मतलब ये थोरिकोसेंटेसिस हम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो थोरिकोसेंटेसिस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पहले से डिस्ने की कंडीशन क्रिएट हो रखी थी, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का स्टोर हो रखा है, और ऊपर से ये कंडीशन और हो गई, तो ये हो गई, तो इसके अंदर अब और ज़्यादा क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर क्रिएट ना हो, इसलिए मैं ये थोरिकोसेंटेसिस यहाँ प्रीफर नहीं करेंगे। इसके हम पहले क्या करेंगे, उसको इसका एटिलेक्सिस का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम उसको थोरिकोसेंटेसिस के लिए ट्रीट करेंगे। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे 3। तो ये ओनली वन लंग फंक्शन, अगर मान लो कि हमारा एक लंग्स था वो फंक्शन में मतलब दूसरा नहीं है, क्योंकि दूसरे के अंदर एक कंडीशन क्रिएट हो रखी है, तो उस कंडीशन में भी हम ये नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं, मतलब कि मान लो कि हमारा एक लंग फंक्शन कर रहा था और दूसरे के अंदर किसी प्रकार का ब्रोंकिटाइटिस एम्फाइसीमा सीवियर इन्फेक्शन था, और जो फंक्शन हमारा लंग्स हमारा फंक्शन कर रहा है और इसी के अंदर फ्लूइड का क्या हो रखा है, स्टोरेज हो रखा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यार कि मैं अगर इसके अंदर ये प्रोसीजर करूँगा, अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गई तो अब दोनों लंग्स काम करना बंद कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगी, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि पहले जो अदर लंग्स था जिसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन था उसको ट्रीट करना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है कि थोरिकोसेंटेसिस करना है। एक हो गया एम्फाइसीमा मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि पस का फॉर्मेशन हो रखा है। अगर पस फॉर्मेशन हो रखा है तो उस कंडीशन में हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन फैल सकता है। सीवियर कफ एंड हिकअप्स की बात, मतलब इसमें कफ, अगर सीवियर कफ हो रखा उस कंडीशन में हमें ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी की सारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थी, और ये हमारा इंडिकेशन हम कर सकते हैं। और मैंने इंट्रो अभी तक यही बात की है, मैंने आपको इंट्रो बताया, इमेज से मैंने इमेज को डिटेल से बताया किस प्रकार से पोजीशन देते हैं। इसमें लेटरल पोजीशन भी दे सकते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन रिकमेंडेड कर सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको। ये डायग्नोसिस हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ठीक है। तो पहले बात करता हूँ बिफोर प्रोसीजर हमें क्या क्या करना है, पेशेंट्स को क्या क्या बताना है, हमें क्या क्या
प्रिकॉशंस करने हैं, तो सारी बात करता हूँ मैं कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर। तो सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। रिस्क हो गया, उसके क्या क्या रिस्क हैं, बेनिफिट्स बताने हैं, स्टेप्स बताने हैं कि प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, क्या क्या करेंगे, ऑब्टेन द कंसर्ट। और हमें उस पेशेंट का क्या लेना है, कंसर्ट लेना है फ्रॉम द पेशेंट से लेना है अप्रोप्रिएट लीगल डिसीजन। उसके बाद ही हमें क्या करना, अप्रोप्रिएट लीगल डिसीजन लेना है। ये इसलिए लेना है रेशनल द एक्सप्लेन द हेल्प द ओरिएंट द patient to the procedure, assist the coping and they provide appropriate to ask question and verbal anxiety। इसमें क्या होता है कि अगर मैंने कंसेंट ले लिया, उसके बाद क्या करेगा पेशेंट, हमें कोपिंग मतलब हमारी जो हमें कोपिंग करना मतलब हमें सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए। और उसके हम जो अप्रोप्रिएट उसके क्वेश्चंस होंगे, उसकी एंजाइटी होगी वर्बली, वो हमें बता सकता है। अगर हम इसको क्या करें, एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोसीजर, उसको थोड़ा सा हम क्या करना है, फ्रेंडली रहना है उसके साथ। एक हमारा जो नर्सिंग जो जो क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन बनाना उसको, ठीक है, उसके साथ उसको कम्युनिकेशन करना है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, कौन है, क्योंकि उस कंडीशन में और ज़्यादा घबरा सकता है, उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी हम कंडीशन करेंगे डू डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो हमने ऊपर डायग्नोस्टिक टेस्ट किया है कि इसमें प्लूरल इन्फ्यूजन है, कौन कौन सी कंडीशन है, सजेस्ट चेस्ट एक्सरे है या उसको अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो हम चेस्ट एक्सरे इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें उसमें फ्लूइड विजिबल आसानी से हो सके। अब मैंने ऊपर बताया था कि एक्सरे के अंदर अगर फ्लूइड हो तो किस प्रकार का एक्सरे आता है, ब्लैक आता है, वाइट आता है, तो आप ये कमेंट में बताना मेरे को। टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लंग्स। अगर हम इसको हम क्या इसलिए करते हैं कि ताकि इफेक्टेड लंग्स को डिटरमाइन कर सके, कौन सा लंग्स है, लेफ्ट है, राइट है, कौन सा वहाँ पर साइट है, लंग्स के अंदर भी अपर है, लेटरल है क्या बॉटम के अंदर है, कौन सी साइड पे हो रखा है, ये भी हमें वहाँ से एक्सरे से पता चल सकता है। हमें चेक करना प्लेटलेट काउंट्स इसलिए, और प्रेजेंस द कोगुलोपैथी इसमें कोई का मतलब होता है कि इसमें क्लोटिंग के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या बहुत ज़्यादा क्लोट बन रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोगुलोपैथी, ठीक है। अब मैं इसमें दिया गया कि हमें प्लेटलेट काउंट को चेक करना है। प्लेटलेट काउंट को चेक इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर कोगुलेशन डिसऑर्डर अगर है और प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम है, तो उस कंडीशन में अंदर सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी और पेशेंट की डेथ हो जाएगी इस कंडीशन में। तो इसलिए हमें प्लेटलेट्स पहले ही देखनी है कि प्रॉपर मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेशेंट को क्या करना है, अपराइट पोजीशन में बिठाना है कि टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अपराइट पोजीशन में बिठाना है ताकि क्या हो, उसके जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे ब्लीडिंग हो गई ड्यूरिंग द प्रोसीजर था, उससे क्या हम उसको बचा सकें। अब इसमें दिया गया है, सॉरी मैंने ये वाला बोल दिया इसका, कि मैंने जो बताया था ना प्लेटलेट काउंट, तो इसका रेशनल ये है कि उसको कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग से बचाने के लिए हमें उसको प्लेटलेट काउंट करना है। थोड़ा मैंने पॉइंट्स को ऊपर नीचे बोल दिया, प्लीज़ एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना इसमें, ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे पढ़ दिया इसलिए हो गया। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है कि उसको हम पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बिठाएंगे, इसलिए बिठाएंगे। अब इसमें कॉमन सेंस बात मैंने ऊपर ही बताई थी कि अपराइट पोजीशन में बिठाएंगे तो उसमें रेस्पिरेटरी से दिक्कत, उसको संबंधित दिक्कत नहीं होगी, ब्रीथिंग वो प्रॉपरली कर पाएगा और प्रोसीजर के दौरान हमें क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि हम वहाँ पर जो साइट हम लोकेटेड कर रहे हैं उस वहाँ पर लोकेट कर रहे हैं कि मान लो कि हमारे इस साइड पे क्या हो रहा है, जो फ्लूइड का एक जो स्टोरेज हो रहा है, तो उसको हम 2 इंच यहाँ नीचे से नीडल को इंसर्ट करेंगे ताकि क्या हो, ग्रेविटी के दौरान सारा का सारा क्या हो जाए, फ्लूइड बाहर की तरफ आ जाए। अब इसमें पेशेंट को अपराइट पोजीशन बिठाएंगे तो इसी तभी तो आएगा ना। अब मैं यहाँ पर मान लो कि पेशेंट को एकदम पूरा फ्लैट सुला देता हूँ और थोड़ा सा एलिवेट कर देता हूँ, थोड़ी सी पैर यहाँ से मैं, और इस साइड पे उसको क्या हो रखा था कि वो मतलब फ्लूइड जो स्टोरेज हो रखा, और मैं यहाँ पर उसको क्या करूँगा, यहाँ से नीडल इंसर्ट करूँगा, क्या वो फ्लूइड बाहर पूरा प्रॉपर आ पाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा ग्रेविटी के कारण उधर भी जा रहा है। तो इसलिए हम उसको अपराइट पोजीशन देनी है। इंश्योर करना है द डायफ्राम इज द मोर डिपेंडेंट एंड द फैसिलिटेड रिमूव ऑफ द फ्लूइड। तो इसको हम ये बोलना है कि पेशेंट को और ज़्यादा फंक्शंस करवाने के लिए, उसको डिपेंडेंट करने के लिए और उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम उसको अपराइट पोजीशन में बिठाना है। और लेटरल रिकमेंडेड, और लेटरल भी हम उसको दे सकते हैं पोजीशन, अगर वो अपराइट पोजीशन में नहीं बैठ सके, उसको किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस होगी, वो बैठ नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में हम लेटरल पोजीशन भी दे सकते हैं। इसमें मैं यहाँ 2 डायग्राम्स लेके आया हूँ कि अगर पहली पोजीशन तो हम ये देंगे और सेकंड वाली हम लेटरल पोजीशन में इसको मतलब रिकमेंडेड कर सकते हैं कि आप लेटरल भी रह सकते हो, कि लेटरल के अंदर मतलब जिस लंग्स मतलब जिस साइड में ये कॉम्प्लिकेशन है उसी साइड में हम क्या करेंगे, उसको लेटरल पोजीशन देंगे। उसके बाद मैं कुछ यहाँ इमेज शेयर करूँगा आपके साथ जिसमें हम लोकेशन का किस प्रकार से पता लगाते हैं, मतलब लोकेशन को कैसे हम उस साइट को हम कंफर्म करते हैं कि कहाँ पर हमें क्या लगाना है, कि इसको नीडल को इंसर्ट करना है। तो वो इसमें कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से समझ लेना।
कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि चेस्ट होता है इसको कंफर्म करना है साइड की किस साइड पे फ्लूइड इन्फ्यूजन हुआ है, हमें उसको अस्कल्टेशन करना है साउंड की जहाँ पर क्या हो रहा है डलनेस फील हो रहा है, इसका मतलब उस साइड के ऊपर क्या हो रखा है कि फ्लूइड का क्या हो रखा है स्टोरेज हो रखा है। अगर मैं स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर रहा हूँ कि जहाँ पर हमें मुझे ब्रीथिंग साउंड कम सुनाई दे रही है मतलब वहाँ डलनेस हो रखी है, उसी साइड पे क्या हो रखा है कि फ्लूइड का स्टोरेज हो रखा है। ये मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लगा के देखूंगा, पहले तो मैं चेस्ट एक्सरे कर रहा था, वो तो मैं कंफर्म हूँ कि इस जगह पर है, लेकिन उसको और एग्जैक्ट लोकेटेड करने के लिए मुझे इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा भी सुनना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, जो ये हमारी क्लेविकुलर लाइन है उस लाइन के ऊपर मैं क्या करूँगा उससे इस लाइन से नीचे की तरफ आऊँगा और वहाँ से उसको जो साइड मैंने वहाँ पर जो अस्कल्टेट की थी साउंड के द्वारा उस जो साउंड को मैं वहाँ पर सुनूँगा और वहाँ पर सुनने के बाद उसको 2 इंच नीचे वहाँ उसको लोकेशन एग्जिट कर लूँगा कि मुझे यहाँ से क्या करना है कि निडल को इंसर्ट करवाना है। उसके बाद जो मैंने जो साइट लोकेटेड की थी उसको मुझे मतलब एग्जिट वहाँ पर फिंगर के द्वारा फिक्स करना है कि इस जगह पे मुझे क्या करना है कि निडल को इंसर्ट करवाना है, जो डिटरमाइन टू द अपर बॉर्डर ऑफ द इन्फ्यूज़न, जहाँ से हमें इन्फ्यूज़न करना है उसके अपर बॉर्डर पर। तो पेनिट्रेट साइट है इज़ 1-2 मतलब इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द फ्लूइड लेवल। अब मैंने यही बात बोली थी फ्लूइड लेवल से 2 इंच नीचे, तो अब इंटरकोस्टल मसल थी उससे 1 या 2 इंटरकोस्टल स्पेस से नीचे में वहाँ हुआ वहाँ पर क्या हो जाएगा उस साइड को, जैसे कि मान लो कि इसको यहाँ पर फ्लूइड क्या था स्टोरेज था। अब मैं यहाँ से 1 से 2 इंच नीचे आऊँगा तो यहाँ पर 2 इसकी क्या हो जाएंगी 1 से 2 इंटरकोस्टल जो रिब्स थी वो मतलब यहाँ रहेंगी, तो उसके बाद मैं उस निडल को वहाँ से इंसर्ट करूँगा। तो ये इसकी लोकेशन होगी। फिर अगर मान लो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता चल गई उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा जो प्रोटेक्टिव स्टेराइल ड्रिफ्ट थी वो मैं लोकेटेड कर दूंगा कि इस यहाँ पर मुझे क्या करना है उसको निडल को इंसर्ट करवाना है। तो ये हमारी पूरी प्रोसीजर थी। अब मैं इसको बैक डायग्राम आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इसमें मार्क पेनिट्रेट साइट हम इसको एटलीस्ट 2 इंच बिलो द जहाँ से हम स्केपुला टिप थी जो इस प्रकार से बनती है हमारी स्केपुला, सॉरी इस प्रकार से, एक मिनट रुको हाँ बताता हूँ। ये हमारी स्केपुला थी, इस टिप में क्या करना है उसे 1 से 2 इंच नीचे में इंसिजन लगाना है, मतलब जो लोकेशन को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। फिर वही सारी की सारी बिलो द अपर बॉर्डर डलनेस जहाँ पर मैंने भी बोला कि जहाँ पर हमें डलनेस सारे साउंड कम हो रहा है उसे उसके अपर बॉर्डर पर हमें क्या करना है प्रकशन करके वहाँ पर उसको सुनना है। तो ये हो गई हमारी लोकेशन को किस प्रकार से पता लगाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँगा एक्सप्लेन दैट ही एंड शी, मुझको उसको एक्सप्लेन करना है कि रिसीव लोकेशन एनेस्थेटिया, मतलब एनेस्थेटिक जिसको हम इंजेक्शन दे रहे हैं उसको हम क्या करना एक्सप्लेन करना है ताकि उसका क्या हो कि पेन को क्या कर सके हम उस मतलब प्रोसीजर के दौरान मिनिमाइज कर सके, इसलिए उसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं ये उस चीज़ उसको बताना है। फिर बात करता हूँ कि जो इन्फेक्शन से बचने के लिए जो हमें क्या करना है इसको क्लीन करना है पेशेंट की उस साइड को, जैसे कि मान लो यहाँ से मैं फ्लूइड को बाहर निकाल रहा हूँ तो उस साइड को मुझे पहले क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद ही मैं वहाँ से उसको नीडल को इंसर्ट करवाऊँगा। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है कि स्किन विथ एंटीसेप्टिक वहाँ क्रीम्स लगानी है, एसेप्टिक टेक्निक्स हो गया फ्री फॉर्म बैक्टीरिया, ये हमारे को फॉलो करना है। तो वो लोकेशन थी मैं आपको एग्जैक्ट अब ये लोकेशन यहाँ पर ये जूम करके बताई गई है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। हमारी स्किन फेट मसल्स और लंग्स हो गए। तो ये हमारा जो प्लूरल जो हमारा केविटी है उसके अंदर जो येलो कलर को आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे के अंदर क्या हो रहा है फ्लूइड स्टोर हो रखा है, इसको फ्लूइड हो गया। तो ये फिर ये हमारे को निडल दिखा रहा है कि ये हमारी रिब्स हैं, तो ये 2 रिब्स के बीच से हम क्या करेंगे इसको एंटर करवाएंगे और इस फ्लूइड को बाहर की तरफ निकालेंगे। तो ये डायग्राम मैंने ऊपर भी बताया था, वही डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है इसको। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या करना है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, रिलेट करना है इन चीज़ों को। ठीक है ना, मैं मतलब पॉइंट बता रहा हूँ फिर उसका रेशनल भी साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर खुद से करने होंगे कि हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन खुद से क्वेश्चन करके खुद ही आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने आप हिसाब से भी कर सकते हो। अब प्रोसीजर चल रही है उस दौरान हमें क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट देखनी है, क्योंकि इसमें डिस्पनिया की कंडीशन पहले से ही क्रिएट थी। अगर मैं ये प्रोसीजर कर रहा हूँ और वो पेशेंट और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो डेथ हो सकती है ना, क्योंकि इसके अंदर O2 का लेवल मेंटेन होना चाहिए प्रॉपरली, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथिंग पैटर्न, कि वो ब्रीथिंग पैटर्न भी यहाँ चेक करना है। अब क्यों करना है, टू प्रोवाइड बेसलाइन डाटा एंड एस्टिमेट पेशेंट टॉलरेंस ऑफ प्रोसीजर। तो मतलब इसमें क्या करना है बेसलाइन डाटा से हमें कंपेयर करना है और उसकी जो क्षमता है कितनी है उस प्रोसीजर के दौरान उसको बेसलाइन डाटा से कंपेयर करना है कि ये कितना अभी ब्रीथिंग सॉरी कर पा रहा है।
उसके बाद मैं बात करूँगा असिस्ट पेशेंट वाइटल साइंस। पेशेंट के वाइटल साइंस लेने, बीपी हो गया, पल्स हो गई, सारी की सारी इसको वाइटल साइंस लेने टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशंस, कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, सच एज वोलेमिक शॉक। अब इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक यहाँ दिया गया है, तो आप एक चीज़ यहाँ रिलेट करना, हर चीज़ यहाँ पर रिलेट करके पढ़नी है। मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों हो रहा है, इसमें कमेंट में आप बताना, मैं भी अभी बता देता हूँ। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक इसलिए हो रहा है, अगर मान लो किसी को कोगुलेशन डिसऑर्डर था और मैंने वहाँ पर ये प्रोसीजर कर दी और करने के बाद वहाँ पर ब्लीडिंग होगी तो हाइपोवोलेमिक शॉक वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इससे बचाने के लिए हमें उसके वाइटल्स प्रॉपर्ली चेक करते रहना है। अगर कम होता है, हमें फिर पता चल रहा है कि कम हो रहा है, तो उसका रीज़न हमें पता लग जाता है कि आसानी से। ऑब्जर्व पेशेंट लेवल, कॉन्शियस लेवल को ऑब्जर्व करना है और इमोशनल्स को सपोर्ट देना है, क्योंकि इसको जो पेशेंट को एंजाइटी हो रखी थी ना, अब क्यों देना है, ये चीज़ें क्यों करनी है, इसका आंसर ये है क्योंकि पेशेंट की जो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उसका हमें क्या करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है। और इसका जो लेवल होता है, जो कॉन्शियस लेवल कि ये कितना है, तो उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है। हो गया फिर हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया वही होगी, इसकी पेशेंट के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें जो सेचुरेशन जो मॉनिटर है SpO2 का लेवल होता है उसको मेंटेन करना है। अब इसमें मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हम उसको सिटिंग पोजीशन में बिठा सकते हैं, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम बाहर से आर्टिफिशियल मतलब सिलेंडर के द्वारा, नेजल कैविटी के द्वारा या उसको मास्क के द्वारा उस ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको अंदर क्या कर सकते हैं कि ताकि इसमें हाइपोक्सिया कंडीशन से प्रिवेंट कर सकें। और लास्ट है इसके अंदर ड्रेन मैक्सिमम मतलब 1.5 लीटर इन द वन सीटिंग। एक सीटिंग के अंदर हमें इतना ही जो मतलब फ्लूइड है वो बाहर निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना, वरना क्या हो सकता है, ये कोलेप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें अवॉइड करना है री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा को मतलब बार बार ये ना हो, इसलिए हमें उसको अवॉइड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करता हूँ आफ्टर प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर की बात करता हूँ कि आफ्टर प्रोसीजर में क्या होता है, ऑब्टेन ए चेस्ट एक्सरे, मतलब उसका चेस्ट एक्सरे है उसको हमें ऑब्टेन करना है, मतलब देखना है। अब चेस्ट एक्सरे हम पहले प्रोसीजर करने से पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं आफ्टर प्रोसीजर के बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों को में क्या करना, कंपेयर करना है। कंपेयर करके हम उसको क्या कर सकते हैं कि फ्लूइड लेवल कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, उसको एलिवेटेड कितना हुआ है, वो चेक करेंगे। अब इसमें दिया गया है भी रेशनल टू कंपेयर द कंडीशन ऑफ द लंग्स बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, प्रोसीजर की इसको लंग्स को। अब इसमें आप इसको पढ़ने का तरीका बताऊँ आपको, पहले रेशनल पढ़ना फिर क्वेश्चन करना खुद से। मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर आपको। अभी मैं बोल रहा हूँ टू प्रिवेंट ओवर इनटेक ऑफ द फ्लूइड ऑफ द स्पेसिमेन बॉटम। अब इसमें क्या दिया गया है कि जो हमें जो इनटेक कर रहे हैं, जो हम वहाँ से सैंपल ले रहे हैं, उसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वो स्पेसिमेन तो वो बॉटम के अंदर वहाँ बोतल के अंदर स्पेसिमेन ले रहे हैं, उसको क्या करना है कि ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, एक स्मॉल अमाउंट में एक्यूरेट लेना, ताकि उसमें लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजें तो बहुत मतलब एक्यूरेट मतलब वो रिपोर्ट आए हमारे पास। इसमें दिया गया था 4 स्पेसिमेन हैंडलिंग हम ले रहे हैं, तो फिल द ट्यूब्स को फिल करना विद द रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी भी आवश्यकता है उतना ही फ्लूइड लेना है, उससे ज़्यादा उस बोतल के अंदर में भरना नहीं है। उतना हमें करना क्या, उसका जितना हमें चाहिए उतना ही फ्लूइड लेके उसको पहले लैब में भेजेंगे। लैब में हमें कंफर्म करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या, उसके बाद उसी प्रकार से हम उस प्रोसीजर को करेंगे। ठीक है, कई जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है वो किस प्रकार से होता है कि कई बार क्या होता है, हमारे हार्ट रेट के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे वॉल्व्स होते हैं ना, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो बैक फ्लो देता है। तो बैक फ्लो हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये हार्ट, मैं आपको बताता हूँ एक बार। हमारे हार्ट से क्या हो रहा है कि जो हमारा जो राइट लेफ्ट जो इसमें हमारे वॉल्व्स हो गए, मैं पार्टीशन कर देता हूँ, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट जो आर्टरी था उसमें क्या हो रहा है कि ये वॉल था, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन होने के कारण प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा, तो बैक फ्लो देगा। तो ये हमारी पल्मोनरी क्या थी, वेन थी ना। अब ये पल्मोनरी वेन थी, पल्मोनरी वेन वापस किस में जाती है, लंग्स से आती है, तो लंग्स में कैपिलरीज होती है, तो यहाँ इस पर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर वो कैपिलरीज भी जाएगा, तो कैपिलरीज से वो प्रेशर आके जो स्पेस है उसके अंदर आ जाएगा। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ प्लूरल इन्फ्यूजन के अंदर, वो आप एक बार डिटेल से देखना, आपको समझ में पूरा आएगा। तो हम आगे बात करता हूँ, इनटेक वाला हो गया। अब बात करता हूँ करेक्ट लेबलिंग ऑफ द स्पेसिमेन बॉटम देन द सेंड टू लेब। अब जो हमारे पास जो बोतल थी उस पर करेक्ट लेबलिंग करना, उसका प्रॉपर्ली नेम लिखना पेशेंट का, ऐसा नहीं कि किसी अदर का नाम लिख दिया हो। जैसे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तुरंत उस पर नाम लिखना है हमें और उसको लेब के अंदर भेजना, टू प्रिवेंट द इनकरेक्ट रिजल्ट एंड और टू द पेशेंट, मतलब जो इनकरेक्ट जो रिजल्ट आ रहे हैं उनसे बचने के लिए हमें तुरंत लेबलिंग करनी है, मतलब इस पॉइंट में यही बोला गया है।
फिर बात करता हूँ इसमें डॉक्यूमेंटेशन हमें करना है, पेशेंट का रिस्पॉन्स लेना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, फ्लूइड की इसके अंदर क्या है, कि कितना अमाउंट है, किस चीज़ का क्या है, बैक्टीरिया ग्रोथ कितनी है, ये सारी चेक करने के लिए हमें ये करना है। फिर हम पेशेंट का रिस्पॉन्स ऑफ टू फॉलोअप लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें फर्दर जो ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, तो मतलब इसमें हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें उसी बेसिस पे करते हैं। अब आपने फॉलोअप सुना होगा कि फॉलोअप क्या होता है, ये आपने सुना है, अगर आप नाम से नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें जब डॉक्टर हमें क्या करता है कि मेडिसिन देता है तो हमें बोलता है कि आपको 15 दिन फिर बाद वापस मेरे को दिखाने आना है। तो वापस वो दिखाने आएगा तो आप क्या मतलब कि उसको कितना रिलीफ हुआ है इस चीज़ के लिए, तो एक फॉलोअप ही है। पेशेंट मतलब उसको फॉलो कर रहा है कि मतलब ट्रीटमेंट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं फॉलोअप। फिर बात करता हूँ प्रोवाइड पोस्ट प्रोसीजरल जो एनाल्जेसिक एज नीडेड। अभी क्वेश्चन था तो इस पहले आप इसको पढ़ना, उसको आसानी समझ में आएगा। टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम पेन रिलीज रिलेटेड टू द इंसिजन साइट। जो इंसिजन साइट थी वहाँ पर पेन से रिलीफ दिलाने के लिए हमको एनाल्जेसिक देनी, वो भी जितनी आवश्यकता है उतनी, और पोस्ट मतलब आफ्टर प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ कि अब टू मिनिमाइज पेशेंट एक्टिविटी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन सच एज डिस्निया। तो डिस्निया की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको 2 घंटे का रेस्ट देना है, 2 या 3 घंटे रेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी थोड़े को सेंटेसिस करवाया तुरंत मैं 10 मिनट बाद खड़ा होकर बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे को पहले से एक कंडीशन मतलब डिस्निया की कंडीशन थी, सांस नहीं ले पा रहा था, तो उससे मैं रिलीफ पाने के लिए जैसे मेरी प्रोसीजर होती है उसके दौरान बाद मुझे 2 घंटे रेस्ट करना है कम से कम, ताकि मुझे क्या हो कि वापस अपना प्रॉपरली लंग्स फंक्शंस करने लग जाएं। अब मैं तुरंत अगर काम करूँगा तो वो हैवी एक्टिविटी होगी तो लंग्स कोलेप्स हो सकते हैं। अब बात करता हूँ ब्लड प्रेशर एंड ब्रीथिंग विल बी चेक फॉर अप टू फ्यू आवर्स। मतलब फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे के तक हमें उनको चेक करना है। टू मेक श्योर डू नॉट हैव कॉम्प्लिकेशन, मतलब और कोई कॉम्प्लिकेशंस वहाँ ना हो, इसको श्योर करने के लिए उसको क्या करना है, हमें चेक करना है कि हाँ ठीक है 2 या 3 घंटे हो गए और सारा प्रॉपरली जो वाइटल्स प्रॉपरली आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वो प्रॉपरली फंक्शंस करना लग गए हैं। अब इसमें थोरेकोसेंटिसिस में कॉम्प्लिकेशंस भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें प्लूरल एडिमा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर मैं नीडल इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उस दौरान पंचर्स हो सकती है वेन्स और आर्टरी और कैपिलरीज, तो एडिमा हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन तो हो ही सकता है ना। अगर मान लो वहाँ से लिक्विड क्या हो रहा है कि जो पल्मोनरी के अंदर जा रहा है, प्लूरल स्पेस है इसके अंदर लंग्स के अंदर जा रहा है, तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म हो गया, मैंने नीडल इंसर्ट करवाई और कैपिलरी के अंदर चली गई और वहाँ से मैंने पुश किया और उसके अंदर एयर बबल्स चले गए, तो इसमें एयर एम्बोलिज्म हो गया। फिर वो जाके हार्ट के अंदर अदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी। ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि इसके अंदर कोगुलेशन हम देखेंगे कि प्लेटलेट अगर किसी के अंदर कम है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कोगुलेशन फैक्टर्स को भी चेक करना है क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस है। इन्फेक्शंस भी हो सकता है। मैंने बोला कि अगर मान लो किसी की स्किन पे क्या था, फंगल इन्फेक्शन था और मैंने वहाँ से उसी साइड से नीडल को इंसर्ट कर दिया तो वहाँ इन्फेक्शंस हो सकता है। मैंने ऊपर पॉइंट बताया ना एक्टिव स्किन साइड वाला, तो इन्फेक्शंस हो सकता है। डिप्सनिया एंड कफ हो सकते हैं, उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एटिलेक्टेसिस की मतलब हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है हमारा लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और वो फंक्शंस नहीं कर पाता है प्रॉपरली। अब मैं बात करता हूँ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप इसको सर्च कर लेना जो आपको नहीं पता हो ज़्यादा, जिसमें बेसिक ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें ड्रेसिंग हो गया, एब्राम्स नीडल्स हो गई, एब्राम्स नीडल हो गई, फिर होता कनेक्टिंग ट्यूब हो गया, सीरेंज नीडल हो गया, 18 और 23 गोज की मास्क हो गया, पोइडिन आयोडीन हो गया, लोकल एनेस्थेटिक हो गया, फिर बात फॉर्मेलिन बोतल हो गई, यूरिन बोतल हो गई, 2 लेंगे, C+S बोटल्स लेंगे और 3 वे स्टॉप क्लॉक्स लेंगे। तो कुछ यहाँ पर इमेज मैंने यहाँ शेयर किया है, इसमें देख सकते हो यूरिनरी जो ड्रेनेज बैग हो गया, फिर ये हमारा फॉर्मेलिन हो गया, सिरेंज हो गया, कैथेटर हो गया, नीडल वो कैनुला हो गया, ग्लव्स हो गया, कोच फीस हो गए, किडनी ट्रे, फिर ये हमारा ड्रेसिंग्स हो गई, फिर ये पोइडिन आयोडीन हो गई, केमिकल ये सॉल्यूशन हो गया, स्टेराइल ड्रेसिंग हो गई। तो ये हमारे कुछ मतलब ये इक्विपमेंट्स हैं जिसको हमें प्रिपेयर करके रखना है इस प्रोसीजर के दौरान। तो आई थिंक मैंने ये लेक्चर मतलब ये टॉपिक आपको यहाँ कवर करवाया है। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसको इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें प्रोसीजर के अंदर क्या होता है। तो ये कॉमन एक प्रोसीजर होती है जिसको हम ऑब्जर्व मतलब मैक्सिमम हॉस्पिटल के अंदर करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगी। हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन के बाद हम इसको अंदर हमने प्री एंड आफ्टर प्रोसीजर और ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है, फिर कॉम्प्लिकेशंस देखे थे, फिर कुछ मैंने आपको इमेज शेयर की थी कौन सी लोकेशन पे मतलब उस साइट को कैसे पता लगाना है
कि पहले मैंने स्टेथोस्कोप के द्वारा उस साइट को देखना, डलनेस एरिया है उसके 2 इंच के नीचे में उसको लोकेटेड करना है। उसको फिर हम फिंगर्स के द्वारा पालपेट करके उस लोकेशन को एग्जैक्ट करेंगे। फिर उसको पिन मतलब वहाँ पर जो एग्जैक्ट लोकेशन आई थी उसको हम मतलब होल्ड करके रखेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन अप्लाई करके और वो स्टेराइल जो टेप थी उसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और वो लोकेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। उसके बाद उससे हम क्या करें, नीडल इंसर्ट करवा के प्रोसीजर करेंगे। ये मैंने कुछ इमेज शेयर की थी। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। और कुछ लेक्चर के अंदर मैंने अगर कुछ बीच के अंदर मेरे पास कॉल आ गई थी तो कोई दिक्कत हुई बीच में, मैंने कुछ आगे पीछे बोला हो तो उसके लिए सॉरी। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।